नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। होने को वो टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्व रखता है और वो टॉपिक है भारत में मिट्टियां। ये स्टूडेंट्स, मिट्टी जो है जिसमें हम खेलते हैं कूदते हैं बचपन से, और जो मिट्टी है कहते हैं मिट्टी में ही हम पैदा होते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन इस मिट्टी का बहुत महत्व है। और ये जो मिट्टी है उसके उपजाऊपन, क्योंकि आपकी जो कृषि है जिस पर आपकी पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर है, वो कृषि भी आपकी मृदा पर या मिट्टी पर निर्भर है। तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में कौन से क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स, मिट्टियों के बारे में हम पढ़ें इससे पहले ये भी समझना जरूरी है, मिट्टियों को बनाने में कई तत्व बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे कि आपके कहीं पर वर्षा अधिक होती है तो वहां की जो मिट्टी होती है उसके पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं। अगर पर्वतीय मृदा होती है या स्टूडेंट्स, वहां पर भी मिट्टी जो है उसमें भी पोषक तत्व जो है वो बहकर चले जाती हैं। अगर कहीं पर वनस्पति अधिक पाई जाती है डियर स्टूडेंट्स, उस वनस्पति की अधिकता के कारण वहां पर ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है, नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर यदि तापमान अधिक होता है तो उससे भी मिट्टी के निर्माण में प्रभाव पड़ता है, और एक समय अवधि भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है कि मिट्टी कितनी पुरानी है। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ कारक होती हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करती हैं। ये स्टूडेंट्स, भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 6 या 7 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। आइए हम उन मिट्टियों के प्रकारों को जानते हैं कि वो मिट्टियां हमारे देश में कहां कहां पाई जाती हैं, उन मिट्टियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, और उन मिट्टियों में किस प्रकार की कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, किन पोषक तत्वों की कमी होती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये मिट्टियां हमारे देश के कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने बोर्ड पर जो है एक मैप है इंडिया का, उसमें इस प्रकार से शो कर रखा है और इधर कुछ मिट्टियों के नाम लिखे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स, इन मिट्टियों के नामों को हम देख रहे हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो बिंदु है, जब सबसे पहली जो मिट्टी है वो है आपकी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है ये स्टूडेंट्स, हमने एक वीडियो जो आपके भारत के प्राकृतिक प्रदेश बताया था उसमें बताया था कि जो आपका मध्य भारत का मैदान है, आपका जो मध्य भारत का मैदान है उसमें गंगा और यमुना जो बड़ी विशाल नदियां हैं उनके पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। और ये जलोढ़ मृदा जो होती है वो आपके 2 प्रकार की हो सकती है। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको आपकी बांगर मृदा कहा जाता है या बांगर भूमि कहा जाता है, और जो नवीन जलोढ़ भूमि होती है, यहाँ पर नए गंगा या यमुना या किसी भी नदी के द्वारा नवीनतम मिट्टी लाई जाती है, उसको आपको खादर कहा जाता है। इस प्रकार से आपकी जलोढ़ मृदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और एक खादर। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको आपकी खादर कहा जाता है। तो ये बात आपको समझना जरूरी है। ये स्टूडेंट्स, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, इसलिए इसमें मृदा परिच्छेदिका, जो आपने कभी विज्ञान में चित्र देखा होगा, पर्यावरण में चित्र देखा होगा कि मिट्टी की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारी सिस्टम बने रहते हैं, बहुत सारे क्रम बने रहते हैं, जिससे कि पानी जो है उसमें से बह करके नीचे पहुंचता है। तो उस मृदा परिच्छेदिका का निर्माण यहाँ पर नहीं होता है। इसके अलावा जो जलोढ़ मृदा होती है उसके कण बहुत बारीक होते हैं, क्योंकि नदियों की तेज वर्षा के बहाव के कारण जो मिट्टी के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, वो महीन होते चले जाते हैं, और ये महीन होने के कारण इसमें जो है जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है। बारीक मिट्टी होने के कारण इसमें ज्यादा पानी बैठता है या ज्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ये इंपोर्टेंट बात है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस वहां अधिक पाया जाता है जहां पर वनस्पति की अधिकता हो। और इसके अलावा इसमें क्या है, पोटास और चूना की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये भी इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और चूने के पत्थर के छोटे छोटे जो चूने के पत्थर होते हैं उन्हीं को हम कंकड़ कहते हैं।
तो जो चूने के पत्थर होते हैं उन्हीं को कंकड़ होती कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें डियर स्टूडेंट्स चूने की मात्रा अधिक होती है। आप कंकड़ से भी याद रख सकते हैं कि नदियों के द्वारा कंकड़ लाए जाते हैं, इसका मतलब उसमें चूना और पोटास अधिक पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस मृदा में चावल और जूट की खेती अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी अगली मृदा है काली या रेगुर मृदा। काली मिट्टी या रेगुर मृदा। ये स्टूडेंट्स ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर के विखंडन से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है। इसके भी कण बारीक होते हैं जैसे आपकी जलोढ़ मृदा के होते हैं। और इस मृदा में टिटानीफेरस मैग्नेटाइट, ध्यान देना, टिटानीफेरस मैग्नेटाइट लवण होता है। उस लवण की वजह से ये मिट्टी जो होती है वो काला रंग ग्रहण करती है या उसका रंग काला हो जाता है। ये स्टूडेंट्स इसके भी बारीक और महीन कण होते हैं। और आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपके आसपास भूमि में, आसपास के खेतों में जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, वहां की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी, बिल्कुल बारीक होती है और उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक विशेषता और होती है कि नमी इसमें दरार बन जाती है और दरार बनने के बाद जब बरसात के बाद इसमें पानी जब सूख जाता है तो पपड़ी बन जाती है। इस प्रकार की पपड़ी जो बनती है उसको आपकी काली मृदा कहा जाता है। ये स्टूडेंट्स, से काली मृदा जो होती है वो कपास के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कभी कभी इसको काली कपासी मिट्टी भी इसलिए कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है गुजरात में जो है ये काली मृदा अधिक पाई जाती है और इसीलिए वहां पर कपास का उत्पादन अधिक होता है। ये स्टूडेंट्स, इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है। आपको मालूम है लोहा, एल्युमिनियम, पोटास और चूना, ये चारों चीजें यहाँ पर बहुत अधिक पाई जाती हैं। लोहा और एल्युमिनियम जो है वो आपके उसमें भी पाया जाता था, यहाँ भी पाया जाता है। और ये जो है गन्ने की खेती के लिए, मूंगफली की खेती के लिए, तंबाकू के लिए, फलों के उत्पादन के लिए बहुत अधिक है। लेकिन इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं पाया जाता है, ह्यूमस की भी इसमें कमी होती है। स्टूडेंट्स, तीसरी आपकी मृदा है लाल और पीली मृदा। अब ये स्टूडेंट्स लाल कैसे हो जाती है? जो आपका फेरिक ऑक्साइड होता है, इसको Fe2O3 बोला जाता है, उस फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। और चूंकि ये निच्छालित मिट्टी भी है, निच्छालित मिट्टी को आपको समझना जरूरी है। निच्छालित का मतलब होता है लीचिंग, और लीचिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में से मूल तत्वों का या कुछ तत्वों का बहकर निकल जाना, उसको बोलते हैं निच्छालन करना। जैसे कि आप किसी खाद्य पदार्थ को किसी बर्तन में धोते हैं तो पानी पानी निकल जाता है और वो जो आपका तत्व होता है वो रह जाते हैं। जैसे आप दाल धोते हैं तो दाल को आपने किसी पात्र में डाला और पानी में डाला तो पानी पानी निकल जाता है और दाल अकेली रह जाती है। इसी प्रकार से जो मिट्टी होती है इसमें से निछालने की क्रिया से क्या होता है, इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो चले जाते हैं। इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। अभी तक हमने जितनी मिट्टियां पढ़ी हैं उन सब में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है और लोहा, एल्युमिनियम की मात्रा सभी में पाई जाती है। इसमें चूने की कमी पाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए हमने इसको बॉक्स में रख रखा है। इसमें चूने की कमी पाई जाती है क्योंकि चूना क्षारीय होता है और क्षारीय चीज की कमी होने के कारण ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसमें पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है और इसलिए ये मोटे अनाज और दलहन फसलों के लिए उपयुक्त है, चावल के लिए भी उपयुक्त है। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद अगली आती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ये लेटेराइट मिट्टी जो है वो भारी वर्षा वाले इलाके में, कहां पर? भारी वर्षा वाले इलाके में, जहां पर अधिक बरसात होती है और साथ ही साथ आपके तापमान भी अधिक होता है। दोनों बातें जहां पर ज्यादा होती हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स, ये लेटेराइट शब्द जो है वो लेटर से शब्द बना है। अब उसको आप वो लेटर मत समझ लेना LETTER, बल्कि ये लेटर शब्द दूसरा है जिसका अर्थ होता है ईंट। अब इसका नाम ईंट इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, इस मिट्टी की विशेषता होती है कि जब इसमें कुछ नमी होती है, जब पानी मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल मुलायम हो जाती है, लेकिन सूखने पर ये बहुत ही कठोर हो जाती है, ईंट के समान कठोर हो जाती है, इसलिए इसको लेटराइट मिट्टी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये उच्च वर्षा वाले इलाके में पाई जाती है और उसके वजह से क्या होता है, इस मिट्टी में निछालन होता है, लीचिंग होती है, इसके पोषक तत्व बहकर चले जाते हैं। तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपके जो है पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। हाँ, लेकिन ये जो मिट्टी है वो काजू और आपके मसाले और मोटे अनाज आदि के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। इसके बाद आपकी आती है पर्वतीय मृदा। ये स्टूडेंट्स, पर्वतीय मृदा की विशेषता ये है। इसके बाद आती है आपकी पर्वतीय मृदा। ये स्टूडेंट्स, पर्वतीय मृदा की विशेषता ये है, ये पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तरी पूर्वी भारत जो इसमें पाई जाती है और इसकी परत जो है वो पतली होती है। वर्षा की अधिकता के कारण इसमें निछालन अधिक होता है और इसमें अम्लता भी ज्यादा पाई जाती है। तो ये आपकी लाल
पीली मिट्टी की तरह होती है और ज्यादा उपयोग भी नहीं होती है, लेकिन क्योंकि इसकी अम्लता होती है और चाय की जो फसल होती है उसमें वो अम्लता काम में आती है, इसलिए चाय की खेती के लिए फसल बहुत उपयोगी है। इसके अलावा आपकी मरुस्थलीय मृदा है। ये मरुस्थलीय मृदा में बालू की अधिकता होती है, रेत अधिक पाई जाती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, लोहा, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस सबकी, लोहा फास्फोरस तो पाया जाता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की बहुत कमी होती है। ये कम उपजाऊ होती है, लेकिन अगर इसको पानी मिल जाए थोड़ी बहुत तो फिर ये मृदा जो है वो क्या नाम से कृषि के लिए उपयोगी हो सकती है। एक आपकी पीट मृदा होती है। ये पीट मृदा का मतलब होता है जहां पर दलदली इलाका होता है वहां पर ये मृदा पाई जाती है। जो आपकी आर्द्र भूमि पाई जाती है उसमें ये मृदा पाई जाती है, और ये मृदा जो है डेल्टा भूमि में पाई जाती है, और ये आपकी चावल की खेती के लिए उपयोगी है। ये स्टूडेंट्स, ये तो हमने इनकी कुछ विशेषता बताई। अब जरा हम भारत के नक्शे में इनकी लोकेशन को देखते हैं कि कौन सी मृदा कहां पर पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए मैप को, यहां पर देखिए इस प्रकार से ये जो आपकी आड़ी तिरछी लाइनें हैं ये आपकी पर्वतीय मृदा को और वन मृदा को प्रदर्शित कर रही है। ध्यान से देखिए ये सिंबल बना हुआ है, ये सिंबल जो है वो इस प्रकार के एरिया में पूरा फैला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के एरिया में जो आपका जम्मू कश्मीर है, इसका पंजाब का हिस्सा है, कुछ उत्तराखंड है, कुछ बिहार है, और आपका थोड़ा सा असम मेघालय का जो एरिया है, सॉरी असम और अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, उसके ऊपरी हिस्से में ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और पर्वतीय मृदा की विशेषताएं आपको हम बता चुके हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं भारत के नक्शे में कि ये मृदा कहां कहां पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आपके बोर्ड पर कि इस प्रकार से जो आपकी आड़ी तिरछी रेखाओं को कटाया गया है, ये चौखाने बने हुए हैं, ये पर्वतीय मृदा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये पर्वतीय मृदा जो है वो कहां से कहां तक पाई जाती है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि आपके जम्मू कश्मीर का इलाका, आपका पंजाब का इलाका, उत्तरांचल का इलाका, हिमाचल प्रदेश का इलाका, आपका बिहार का उत्तरी भाग, आपके इधर आपके असम का उत्तरी भाग, अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग जो है, इस सब में जो है ये पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स अभी आपको बताया था कि पर्वतीय मृदा जो होती है वो के नाम से अधिक उपजाऊ नहीं होती है, इसमें जो है अम्लता अधिक पाई जाती है, नीचालन की क्रिया अधिक होती है, लेकिन ये जो फसल है, ये जो मृदा है वो आपकी काजू की फसल उत्पादन के लिए, मसालों के उत्पादन के लिए फेमस है। जी स्टूडेंट, इसका कुछ हिस्सा आपके थोड़ा सा आपके केरल के इलाके में वही पाया जाता है, इसलिए इस मृदा में काजू, मसाले, इन चीजों का उत्पादन अधिक होता है, फलों का उत्पादन अधिक होता है। आपने देखा जम्मू कश्मीर में सारे वो जो आपके फल हैं उनका उत्पादन होता है, सेब वगैरह का उत्पादन होता है, तो ये पर्वतीय मृदा वहां पर उसके लिए उपयोगी है। ये स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम देखते हैं बलुई और रेतीली मिट्टी, इससे आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। राजस्थान में, गुजरात में, थोड़ा सा महाराष्ट्र के हिस्से में ये मृदा इस प्रकार से पाई जाती है। ये रेतीली मिट्टी है। रेतीली स्टूडेंट में बालू की अधिकता होती है, और ये स्टूडेंट्स इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है, लेकिन अगर इसमें पानी की उपलब्धता हो जाती है तो इसमें अच्छी पैदावार की जा सकती है। इसका उदाहरण है ये स्टूडेंट्स श्रीगंगानगर जो है, जहां पर ये मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वहां पर जल की उपलब्धता अच्छी है, इसलिए वहां पर पैदावार बहुत अच्छी होती है, वहां पर उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स लेटेराइट मिट्टी को देखिए। लेटेराइट मिट्टी का एरिया जो है आप इस पे ग्रीन कलर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये सिंबल भी दे रखा है। लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपके पश्चिमी जो घाट है, आपका पश्चिमी घाट के किनारे किनारे और पूर्वी घाट के किनारे किनारे एरिया में पाई जाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के किनारे किनारे पाई जाती है, विशेषकर तमिलनाडु के एरिया में ये पाई जाती है। और लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपके मसालों के लिए, काजू के लिए, आपको पता है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन्हीं में ये इनका उत्पादन होता है। मसाले और आपके काजू के उत्पादन के लिए ये लेटेराइट मिट्टी, कहवा के उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयोगी है। थोड़ा सा ये आपके इधर पश्चिम बंगाल की तरफ भी पाई जाती है, कुछ मात्रा में ये मेघालय में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये आपके पूरे पश्चिमी घाट के किनारे पर, यानी आपके यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा महाराष्ट्र है, आपका कर्नाटक है, केरल है, और इधर आपका तमिलनाडु है, इन इलाकों में ये पाई जाती है। इधर आपका मेघालय में ये मिट्टी पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स ये हुई आपकी लेटेराइट मृदा। इसके बाद आप देखिए लाल पीली मृदा। तो लाल पीली मृदा के लिए इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है, त्रिभुज के आकार का, और ये त्रिभुज का आकार का जो है सिंबल देखिए आप किस तरह से इसने जो है ये आपकी जो काली मृदा है उसके बिल्कुल नजदीक से, यानी आपके रेगिस्तानी इलाके से बिल्कुल प्रारंभ होती है और ये पूरे एरिया को कवर कर रही है, नीचे तक ये मृदा फैली हुई है, यानी अधिकांश क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। इस लाल पीली मृदा की हमने विशेषता बताई थी कि इसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है,
और इसमें लोहा एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, लेकिन चूने की बहुत कमी पाई जाती है, इसलिए ये मिट्टी अम्लीय होती है। और ये मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन के लिए उपयोगी है। इसीलिए इस इलाके में जो आपका प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है, निचले हिस्सा है, वहां पर मोटे अनाज दलहन का उत्पादन ज्यादा होता है। इस प्रकार आपकी अगली मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। आप जानते हैं जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ये स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, भारत की जो बड़ी बड़ी विशाल नदियां हैं, गंगा यमुना वगैरह, यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाती है, कुछ नीचे की तरफ आती हैं, और इसके बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। विशेषकर गंगा यमुना के द्वारा बड़ी जो विशाल नदियां हैं उनके द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है उसको जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो ये आपके ज्यादातर, ये देख लीजिए, आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, आपके मध्य प्रदेश, ये आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, और यहाँ तक कि ये आपके उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं उनके दक्षिणी हिस्सों में, आपके असम के दक्षिण में भी, आपके अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में भी, मिजोरम में भी, आपके त्रिपुरा में, मेघालय में भी ये मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार से इसका विस्तार पूरे इस इलाके में है। ये आपकी जलोढ़ मृदा है। और इसके बाद लास्ट है आपकी काली मृदा। डियर स्टूडेंट्स, काली मृदा का सिंबल हमने इस प्रकार का दिया है। देखिए इस प्रकार की लहरें बनी हुई हैं। तो ये काली मृदा को एक ट्राइएंगल में अलग ही शो कर रखा है। ये काली मृदा जो है वो आपके, आप देख लीजिए, यहाँ पर ये आपके राजस्थान से के दक्षिण से प्रारंभ होती है, मध्य प्रदेश का इलाका भी आता है, छत्तीसगढ़ का इलाका भी आता है, इसमें थोड़ा कर्नाटक जो आपका गुजरात का भी कुछ हिस्सा आ जाता है। गुजरात के हिस्से के कुछ हिस्से के बाद जो इधर नीचे की तरफ चलते हैं, आपके महाराष्ट्र का हिस्सा आता है, कर्नाटक का हिस्सा जाता है, और इस प्रकार से ये मिट्टी का संकेंद्रण इस इलाके में होता है। काली मृदा जो है इसमें जल धारण की क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है, और भी उपजाऊ फसलों की, क्योंकि ये काली मृदा जो है उपजाऊ अधिक होती है, और इसमें लोहा, एल्युमिनियम, पोटास जो है उसकी चूना की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से, और जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण इसमें गन्ना, मूंगफली, तंबाकू, फलों का उत्पादन होता है। इसलिए इस इलाके में इस प्रकार की फसलें, जैसे कि आपके महाराष्ट्र है, आपने पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है, और शुगर फैक्ट्री जो है आपकी वो भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही है। तो चूंकि यहाँ पर गन्ना भी पैदा अधिक होता है क्योंकि काली मृदा है, और इन इलाकों में तंबाकू का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है, और इन इलाकों में मूंगफली का उत्पादन भी बहुत अधिक होता है। जो आपका गुजरात है तो वहां पर कपास का उत्पादन भी अधिक होता है, और आपकी मूंगफली का उत्पादन भी अधिक होता है। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के उत्पादन को वहां की मिट्टी प्रभावित करती है। तो हमने प्रयास किया कि हमने मिट्टियों की विशेषताओं को जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि कौन सी मिट्टी कौन से प्रदेश में पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।